एवरीबॉडी, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप सबके पाइवोन क्लासेस में। और आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाली है भाई साहब। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वन शॉट रिवीजन, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। देखो, एक तो रिवीजन होता है कि जल्दी जल्दी करा देना, एक रिवीजन ये होता है कि सर जल्दी के साथ में ऐसा समझा दो कि सर दिमाग में बैठ जाए। तो भाई जिनको प्रॉपर वीडियो वन शॉट देखनी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, तीनों वीडियो मिल जाएंगी इसके साथ में। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 से 40 मिनट में वन शॉट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको ये एहसास होगा कि सर कितना जबरदस्त आपने रिवीजन करवा दिया। चैप्टर नंबर 2 में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो एक्चुअल में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फिर बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कि इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक्चुअली में ये किसको बताता है? ये स्ट्रेंथ को बताता है। किसको बताता है? स्ट्रेंथ को बताता है। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को। स्ट्रेंथ मतलब कि अगर हम एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज को उठाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी पर, इंफिनिटी मतलब कहीं बहुत ज्यादा दूरी पर एक चार्ज रखा है और उस चार्ज को हम कहां लेकर आ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड पर लेकर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब लेकर आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि वो दूर रहे चार्ज, लेकिन हम उसे उसके अंदर लेकर आ रहे हैं। तो जैसे मान ले चलो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो हमें धक्का देना पड़ेगा। हमें अब जितना ज्यादा पावरफुल चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, जितना कम पावरफुल होगा उतनी कम स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तो इट इज द स्ट्रेंथ कि जितना ज्यादा पावरफुल चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी स्ट्रेंथ हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V is equals to W upon Q। इसकी SI यूनिट होती है बेटा, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, है ना। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो आगे हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द 1 वोल्ट। व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट को डिफाइन कर दो। देखो यही इस फॉर्मूले से ही V is equals to W upon Q। अगर W 1 जूल है और चार्ज कितना है? 1 कूलाम है, तो यहां पर लिखा इफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज 1 जूल, यानी अगर 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क किया जाए, ठीक है, इफ वर्क डन टू ब्रिंग अ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज 1 जूल देन द पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। मींस अगर 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क किया जाता है, 1 जूल वर्क किया जाता है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर जी 1 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो मैंने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपस में भाई भाई है ना, भाई भाई है। आप बोलोगे कैसे सर जी? भाई ये भी वर्क डन होता है, ये भी वर्क डन होता है, लेकिन ये जो वर्क डन है, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही। आप बोलोगे यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है। अब चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जा रहे हैं, चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जा रहे हैं, तो यहां तक लेकर जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई? ये होता है सर VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। मॉड लगा रखा है यानी माइनस नहीं होगा, VA माइनस VB भी हो सकता है और VB माइनस VA भी हो सकता है। इसका SI यूनिट, इसका भी SI यूनिट होता है वोल्ट, है ना। बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ जी। अब है इलेक्ट्रिक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगला टॉपिक है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट इज द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन विद 1 वोल्ट, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी काइनेटिक एनर्जी आपने दे दी कि वो एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया। मान के चलो यहां इलेक्ट्रॉन रखा था, अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और आपने इसको बाहर से काइनेटिक एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या शुरू कर दिया? ये इलेक्ट्रॉन सर 1 वोल्ट पोटेंशियल से, 1 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं, क्या बोलोगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल एनर्जी होती है? तो आप बोलोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल एनर्जी होती है। यानी कि आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल एनर्जी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल ऑफ एनर्जी इसमें होती है। ठीक है, इतने जूल की एनर्जी इसमें रखी हुई होती है। इतना समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी सारी डेफिनेशन। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो मस्त तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब हम चलते हैं एक छोटे से प्रूफ की तरफ, जिसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
कि एक पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जल्दी डाल लो हेडिंग। हम चल रहे हैं अपने एक और डेरिवेशन की तरफ, जिसमें हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले डायग्राम समझा दूं आपको। तो ये एक पॉइंट ओ है जहां पर पॉइंट चार्ज क्यों रखा है। अब इस चार्ज के ड्यू टू एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है पॉइंट ए पर। कहां पर सेटअप होता है? पॉइंट ए, विच इज आर मीटर डिस्टेंस। कितने मीटर के डिस्टेंस पर है? आर मीटर के डिस्टेंस पर है। अब एक पॉइंट चार्ज है यहां, है ना, टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट, पॉइंट बी पर रखा है, जो कि कितने डिस्टेंस पर है सर जी? एक्स मीटर की डिस्टेंस पर है। तो आप बोलोगे सर जी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू, और हमें क्या करना है? चार्ज को ऐसे इधर 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 यहां पॉइंट ए तक लाना है। तो हमें क्या करना है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है बाहर की ओर जाना और हम आ रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो अगेंस्ट काम करेंगे तो सर इस पर एक फोर्स लगेगा। और फोर्स कहां से लगेगा? बाय कूलम्स लॉ, है ना जी, बाय कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। देन वर्क डन, देन जो वर्क डन होगा आप बोलोगे सर जो W होगा डी डब्ल्यू एफ इंटू डी एक्स। लेकिन ये कैसा होगा सर जी? आप बोलोगे नेगेटिव, है ना, क्योंकि अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हो भाई आप। तो F की वैल्यू रखोगे के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट कर देंगे हम, है ना, नाउ इंटीग्रेटिंग, ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ का जब इंटीग्रेट करेंगे मेरे बेटे तो आप बोलोगे सर डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहां से लेकर आ रहे थे? इन्फिनिटी से। कहां लेकर आना है? ए तक। तो ए तक डिस्टेंस कितनी है? आर। तो आप बोलोगे डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा यहां से क्या है? माइनस के क्यू, और क्यू नॉट बाहर आ जाएगा इन्फिनिटी से आर तक, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर रेडी होगी। तो आप बोलोगे सर W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट। अब यहां पर देखो सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ किसका? इन्फिनिटी से लेकर आर तक, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, हम एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स बन जाएगा। आप बोलोगे माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 कहां से? इन्फिनिटी से लेकर आर तक। तो W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, ठीक है जी। यहां बचा सर x की पावर -1 और ये -1 इन्फिनिटी से लेकर r। माइनस से ये माइनस हो गया कैंसिल, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप बोलोगे सर के आप बोलोगे सर के क्यू क्यू नॉट, ये हो गया सर 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर -1 को हम 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं इन्फिनिटी से r। तो W इज इक्वल्स टू हो गया के क्यू क्यू नॉट, आप रखोगे सर 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है भाई साहब, ये वर्क डन निकल कर आ गया। तो वर्क डन हो गया सर के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाता है 0। क्या हमें वर्क डन ही निकालना था? आप बोलोगे नहीं सर आपने तो लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। कौन से चार्ज को लेकर आ रहे? आप बोलोगे क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो नीचे भी कौन रखा जाएगा? क्यू नॉट। यहां आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा सर के क्यू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटू आर। भाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो के क्यू अपॉन में आर। के की वैल्यू सभी को पता है ना मेरे बच्चों? आप बोलोगे सर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई जल्दी जल्दी बताओ कितने बच्चों के दिमाग में गया, एकदम फिट हो गया कि नहीं? भाई आप बोलोगे सर मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम तगड़े तरीके से दिमाग में सेट हो गया, झिंगा लाला, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है ये भी आपको फाइंड करना है। ठीक, अब हमारा टॉपिक है जिसका नाम लिखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई मजा आ रहा हो तो मैंने आपको बोला है फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है, पहले से हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट पे हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। 11th में नहीं याद होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ लेते हैं क्या है। तो आप बोलोगे सर इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। It is defined as the rate of change of electric potential with respect to the displacement. It means मैं आपको समझाता हूं, मान लो कि यहां कोई चार्ज रखा है और चार्ज को हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आना है। तो इस चार्ज को जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम करता चला जाऊंगा, आप बोलोगे सर स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, पोटेंशियल उतना ज्यादा ही इंक्रीज होता चला जाएगा, और जितना इससे दूर जाऊंगा तो पोटेंशियल उतना ही कम होता चला जाएगा, है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती है वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है।
स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है। पोटेंशियल इज स्ट्रेंथ, जितना इसके पास आऊंगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा लगेगी, जितना इससे दूर जाऊंगा आप बोलोगे स्ट्रेंथ उतनी कम लगेगी। तो सीधी सी बात है कि यदि सर मैं डिस्प्लेसमेंट चेंज करता हूं तो पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं हम इसे। ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद हमें एक रिलेशन फाइंड करना है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट में। ठीक है जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट कि अगर हमारे पास में कोई एक क्या रखा है, चार्ज रखा है, ठीक है, देन उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, तो आप लिखोगे अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फील्स अ फोर्स, ठीक है, फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है जी, और रिपल्शन। तो या तो उस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगता है या फिर रिपल्शन का, लेकिन एक फोर्स लगता है दैट इज Q इंटू ई। देन वर्क डन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर dW इज इक्वल्स टू F इंटू dx, लेकिन ये कैसा होता है? नेगेटिव। तो आप बोलोगे dW इज इक्वल्स टू F की वैल्यू पुट कर दो Q इंटू ई और ये dx। Q को इधर लेकर आओगे dW अपॉन Q, आप बोलोगे E इंटू dx। ठीक है जी, ये आपने पढ़ा था ना V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो W अपॉन Q यहां भी है, तो डेल्टा W अपॉन Q क्या हो जाएगा सर? डेल्टा V इज इक्वल्स टू E इंटू dx या डेल्टा x, एक ही बात है। इसको इधर लेके आ जाओ, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x माइनस का है E, तो E इज इक्वल्स टू आ गया माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। यानी कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल होता है? आप बोलोगे सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, लेकिन कब? जब उसकी नेगेटिव रेट होती है। तो आप यहां पर एक लाइन लिख लोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ, ऐसे लिख लो, नेगेटिव रेट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी हमारे पास है उसकी नेगेटिव रेट के इक्वल होता है। ये एक छोटा सा आपको क्या था? डेरिवेशन था। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने भी बोला, आप लोगों से ध्यान से समझना कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, क्या जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं तो आप क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, अगर उसके मतलब अगेंस्ट आते हो तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरफ एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। पोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस? एज यू नो, नाम से ही लिखा हुआ है कि भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस, a surface that has equal potential at each and every point of its surface। यानी अगर वो अपने सरफेस के हर पॉइंट पर, है ना, हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, जैसे इस पर ढेर सारे पॉइंट है, यहाँ 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 यहाँ, कोई भी मान लो, यहाँ अगर 20 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यानी हर जगह उसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसा पोटेंशियल जिसके हर एक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, उसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और यहां से बहुत बेहतरीन सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस। जिन लोगों को जानना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पिछली 2 वन शॉट मैंने बनाई है, वहां पर जाकर आप लोग डिटेल में इनका न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे आप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आप बोलोगे सर इट हैज इक्वी पोटेंशियल या इक्वल पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी हर पोटेंशियल पर क्या होता है? हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर पोटेंशियल इक्वल है तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस सरफेस के हमेशा कैसा रहता है बेटा? परपेंडिकुलर रहता है। कैसे रहता है? परपेंडिकुलर। तीसरी बात होता है कि वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ दैट सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब कह रहा है कि सर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने लगे, मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हम ए से डी के बीच पोटेंशियल निकालने लगे, या ए से बी के बीच, या ए से सी के बीच, हमेशा पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। क्यों? आप बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे तो यहां और यहां पोटेंशियल जीरो है, तो VA माइनस VB जब हम लोग करेंगे तो 20 माइनस 20 कितना हो गया? जीरो हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क डन तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर, तो वर्क डन हमेशा कितना होता है? जीरो होता है।
टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी जो दो हमारे पास में कोई भी, मान लो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? आप बोलो क्योंकि सर यहां पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर ये जो हमारा पहला वाला था इसका भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, और जो दूसरा वाला है इसका भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, तो ये दोनों पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे यहां पर और यहां पर। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता भाई। आप कह रहे हो यहां 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 हर जगह 20-20 है, इसके पास 10-10 है हर जगह पर, तो जहां ये ऐड हो रहे हैं तो यहां दोनों का पोटेंशियल ऐड नहीं हो जाएगा, तो ये फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहां रहे? फिर तो ये चेंज हो गए। बोलोगे हाँ जी सर, और अगर चेंज हो गए तो क्या ये इक्वी पोटेंशियल की सारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं? बोलोगे नहीं सर। तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे? आप बोलोगे नहीं सर। क्या बोलोगे? नहीं सर। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बोलो अब एक थम्स अप करो अगर मजा आया हो, आपको सारी बातें समझ में आई हो, तो एक थम्स अप करके फटाफट से लाइक कर दो कि हाँ सर मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन तगड़ा हो रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम करेंगे आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी। किसके बारे में बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जब हम बढ़ा रहे होंगे तो हम एक ग्रुप ऑफ चार्ज के थ्रू भी हम पोटेंशियल एनर्जी आपको कराएंगे कि एक ग्रुप ऑफ चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। चलो शुरू करते हैं। चार्ज को इन्फिनिटी से, दो चार्ज हैं, इसको लेकर आओ, इसको भूल जाओ अभी, है ना, डेफिनेशन छोड़ो और मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने कहा कि हमारे पास में एक चार्ज है, दो चार्ज हैं, उन दोनों को इन्फिनिटी से हम क्लोज लेकर आ रहे हैं, और क्लोज लेकर आकर हमने एक सिस्टम बना लिया। एक सिस्टम ऐसा बनाया कि इसके जो पार्टिकल्स हैं या ये जो हमारे पास चार्जेस हैं, अब ये कोई एसिलरेशन में नहीं है, ये फिक्स सिस्टम में स्टेबल हो गए। तो कहां से लेकर आ रहे थे? इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से इनको क्लोज लाए 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 और यहां पर लाकर रख दिया। अब ये दोनों कैसे हो गए? स्टेबल हो गए। तो इनको लाने में हमने क्या किया? वर्क डन किया, और वो जो वर्क डन है वही किसके रूप में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो यहीं पर कह रहा है कि इट इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग टू और मोर चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट दैट द पार्टिकल अंडरगोज नो एसिलरेशन, कि ये दोनों इतने करीब आ जाएं, इतने पास आ जाएं कि अब इनके बीच में क्या हो जाए? स्टेबिलिटी बन जाए। स्टेबिलिटी मींस अब ये दोनों आपस में कोई एसिलरेशन ना करें, या इनके बीच को जो पार्टिकल्स थे उनमें कोई एसिलरेशन ना रहे, तो उस पॉइंट तक लाने में जो भी हमें काम करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बोलोगे सर कैसे करेंगे? तो हमने पता था, अभी हम लोगों ने बोला था कि फोर्स काम करेगा एक, जो कितना होता है? के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है, और हमने डिस्प्लेसमेंट कितना था? dx था, तो dw इज इक्वल्स टू हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको अभी मैंने बताया थे सारी बातें, हम इन्हें इंटीग्रेट किया था, तो आप बोलोगे फोर्स की वैल्यू पुट कर दी के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेशन कर दिया इन्फिनिटी से लेकर r तक, तो dw इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के क्यू नॉट, ठीक है जी, बाहर आ गया, इन्फिनिटी से r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो dw का इंटीग्रेशन करने के बाद w हो जाता है ये क्यू नॉट, और इसका हो जाएगा सर x की पावर -2 + 1 -2 + 1। ये अभी हमने पीछे किया है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है जी, तो आप बोलोगे सर w इज इक्वल्स टू कितना हो गया? के क्यू नॉट अपॉन में कुछ भी नहीं है, और अंदर क्या है? आप बोलोगे सर 1 अपॉन एक्स बैठेगा, कहां से? इन्फिनिटी से r, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो w इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो w इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन में r। और यही जो हमारा वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में r। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन किसमें? जल्दी बताओ। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, कि हम दो चार्जेस को पास लेकर आ रहे थे तो उनको लाने में क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। वही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। दैट्स क्लियर? अब बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना, बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है? आप बोल रहे हो हाँ जी सर एकदम बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब मैंने कहा था कि अगर हमारे पास में सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाए, ढेर सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, तो उनके थ्रू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसी को मैं रफ कर देता हूं, और यहीं पर हम लोग करने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अब मान लो कि हमारे पास में यहां पर डिफरेंट Q1 Q2 Q3 Q4 डिफरेंट चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट चार्जेस, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आप बोलोगे सर इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी R1 R2 R3 R4 इनकी किस पर? पोजीशन वेक्टर पर। तो फर्स्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q1 अपॉन में R,
फिर u इज इक्वल्स टू फिर से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R2, इस तरह से सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सभी को ऐड करके आ जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश डैश। तो आप बोलोगे सर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R1, फिर 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन में R2, इस तरह से ऐड होती चली जाएगी। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बात क्लियर हो गई? बोलोगे हाँ जी सर। एक क्वेश्चन यहां से मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, यहाँ Q1 Q2 Q3 Q4 और यहाँ सेंटर पर आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो क्या करोगे सर, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर सभी को मैं ऐड कर दूंगा। अगर यहाँ कोई चार्ज रखा है Q, तो इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू और इसके थ्रू सभी को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। अगर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, और इन सभी की वैल्यू सेम है, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 और ये आप बोलोगे Q3 और ये Q4, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर जी 0, क्योंकि ये प्लस माइनस एंड हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, सिस्टम ऑफ चार्जेस के थ्रू ऐसे पोटेंशियल एनर्जी आप लोग फाइंड कर पाएंगे। डिटेल में समझना है तो मैंने आपको बोला था आप जाके जल्दी से फटाफट किस में चले जाएंगे, वन शॉट जो मैंने डिटेल से बनाई है वहां पर बेहतरीन तरीके से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कोई डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज एंड एनर्जी, मतलब ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेटे क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। अब यही कार्य तो हमारी बैटरी भी करती है। तो क्या बैटरी भी एक कैपेसिटर है? आप बोलोगे हाँ, बैटरी भी क्या है? कैपेसिटर ही है। दूसरा क्या बोलोगे कि ये पेन, क्या ये पेन कैपेसिटर है? अब सोचोगे सर ये कैसे हो सकता है? हाँ जी, ये पेन भी कैपेसिटर है। आपने देखा होगा बचपन में ऐसे करते थे और फिर उसके बाद इस पर जब हम मिट्टी के पार्टिकल्स या फिर आप बोलोगे कि जो पेपर के पार्टिकल्स थे इससे चिपक जाते थे, तो आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या आ गया था इस पर? चार्ज। तो ये भी चार्ज को स्टोर करता है, इसलिए ये भी क्या है? कैपेसिटर है। लेकिन इसकी एक खास बात होती है कि ये मैक्सिमम लेवल पर इंस्टेंटली ये चार्ज को स्टोर कर देता है ना। बैटरी वगैरह को जैसे आपने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया है तो वहां पर देखा होगा आप लोगों ने कि भाई उसको काफी टाइम तक हम लोगों को चार्जिंग करना पड़ता है, तो वो इंस्टेंटली चार्ज नहीं हो पाता, लेकिन ये इंस्टेंटली चार्ज एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एक ही बार दे दो फिर ये पूरा चार्ज एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में आपने बोला कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज एंड एनर्जी। अब इसका एक, अब जब इलेक्ट्रिक कहते हैं कैपेसिटेंस, यानी कि कोई भी जो डिवाइस है भाई वो एक लेवल तक ही तो चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकती है, फिर उसके बाद वो चार्ज एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जैसे हमारा मोबाइल है तो 100 लेवल तक ही चार्ज हो सकता है, उसके बाद 101 थोड़ी ना होगा या 150 थोड़ी हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं होगा सर जी, क्योंकि उनकी एक लिमिट होती है, वो उतने ही चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, फिर आप उन्हें चाहे कितनी भी देर चार्जिंग पर लगाए रखो वो फिर दोबारा चार्ज एब्जॉर्ब नहीं करती। तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। तो एक्चुअली में जो कैपेसिटेंस है इट इज द, आप लिख लो इट इज द कैपेसिटी, हाँ जी ये कैपेसिटी है ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस की कैपेसिटी होती है। ठीक है, आप बोलोगे कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज Q अपॉन V, यानी यूनिट पोटेंशियल पर कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है। किस पर बेटा? यूनिट पोटेंशियल पर कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है, ये कौन डिफाइन करता है? कैपेसिटेंस। तो आप लिखोगे इट इज डिफाइंड दैट द चार्ज स्टोर, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर ऑन यूनिट वोल्ट या यूनिट पोटेंशियल। ठीक है जी, यूनिट पोटेंशियल पर कितना चार्ज उसने स्टोर किया है, दैट इज द कैपेसिटेंस। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो फैरड होता है। क्या होता है बेटा? फैरड। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? फैरड होता है। अब हमने पढ़ा कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है। अब कैपेसिटर का सिंबल क्या है? तो आप बोलोगे सर इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से दो प्लेटें रहती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, दो प्लेटें। इस प्लेट को मशीन से हम लोग चार्ज देते हैं तो इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो सेकंड प्लेट रहती है बेटा, ये जो सेकंड प्लेट रहती है, आप बोलोगे सर इस सेकंड प्लेट पर हम इसके बीच क्या लेकर आते हैं? पास लेकर आते हैं, इसको क्लोज करके रख देते हैं। तो आप बोलोगे सर इंडक्शन के थ्रू इस पर भी कैसा आ जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। अब जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ गया तो बाहर वाले पर कैसा आ जाएगा? आप बोलोगे पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हम इसे किससे जोड़ देते हैं? अर्थ से। अब जैसे अर्थ से कनेक्ट करोगे तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किस में चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। अब ऐसा क्यों किया कि अर्थ से क्यों कनेक्ट किया? तो उसके पीछे रीजन है कि भी पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया? अर्थ में।
पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया तो अंदर क्या बचा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक बचा पॉजिटिव एक बचा नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पोटेंशियल को कम करेगा, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो फिर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो हमारा काम यही होता है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, कि हमें पोटेंशियल कम करना है, पोटेंशियल कम होगा तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम चार्ज को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटेंस। आपको समझ में आ रहा है ना चीजें सारी, कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कहते हैं इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब ऐसे ही कैपेसिटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे सिलिंड्रिकल हो गया, सर्कुलर कैपेसिटर हो गया, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। लेकिन हमारी जो 12th क्लास है उसमें केवल कौन सा कैपेसिटर है, आप बोलोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दैट्स व्हाई हमें किसको स्टडी करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी करना है। हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टॉपिक भी लिखे हैं, लेकिन टॉपिक को आप ऐसे ही लिखे रहने दो। यहाँ पर ऐसे समझो कि इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, मशीन से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, एंड देन हमने इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से। अब नाउ हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। एज यू नो दैट कि जो डिस्टेंस होती है प्लेटों की, ये एक फिक्स डिस्टेंस होती है। अगर मैं इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं, है ना, मान लो एक यहां कर दिया एक यहां कर दिया, तो आप बोलोगे सर इस नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज पर नहीं पड़ेगा उस हिसाब से जितना यहां पड़ रहा था। बोलोगे हाँ जी सर, तो ये नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा सर जी, पोटेंशियल को कम करेगा, पोटेंशियल सॉरी ज्यादा करेगा। पोटेंशियल ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को डिस्टेंस क्या करनी है, इसकी कम से कम करके रखनी है। लेकिन एक डेफिनेट डिस्टेंस तक ही हम इसको कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग इसको कम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, आप बोलोगे सर अट्रैक्शन करता है, और अट्रैक्शन करेगा तो आपस में चिपक जाएंगे, तो हम इसे एक लेवल तक ही कम कर सकते हैं। तो यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, कि अगर D इंक्रीज होता है तो C क्या होता है, C क्या होता है जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर जी C डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट का मींस क्या है, ये जो प्लेट हमने ले रखी है इनका एरिया कैसे होना चाहिए, तो C प्रोपोर्शनल टू A, जितना ज्यादा एरिया रहेगा कैपेसिटेंस भी उतना ज्यादा रहेगा। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, देखो इसमें आप समझ भी लो यहीं पर कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो दीज आर द इंसुलेटर्स। ठीक है, ये एक तरह से इंसुलेटर ही है, बट दे कैन पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दे कैन पास इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट, यानी ये अपने में से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करते हैं। तो ऐसे इंसुलेटर होते हैं जनरली, जो इंसुलेटर जैसे पेपर हो गया, है ना, ये आपका कोई भी ऐसी चीज होती है जो इंसुलेटर वो कुछ भी पास नहीं करते, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते। लेकिन इंसुलेटर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसे इंसुलेटर्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने से पास कर देते हैं, तो ये होते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो अगर इसके बीच आप लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख दिया तो आप बोलोगे सर इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है ना। तो ये 3 सब्सटेंस हैं, जो 3 थिंग्स हैं जो क्या करते हैं, इसके कैपेसिटेंस पर अपना इफेक्ट शो करती है। बात समझ में आ गई, बोलोगे हाँ जी सर। अब हमने जब पढ़ा था पोलराइजेशन क्या होता है, तो यहीं पर समझ लो पोलराइजेशन। ठीक है जी, पोलराइजेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। हर कोई चीज किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर इन शेप स्फेरिकल शेप। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं कौन सी शेप में रहते हैं, आप बोलोगे सर स्फेरिकल शेप में रहते हैं। कौन सी शेप में रहते हैं, स्फेरिकल शेप में रहते हैं। अब जब आप इसको, है ना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच रख दोगे, ठीक है, आप जब इसको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच रख दोगे तो इनके पास भी क्या थे, ये जो पार्टिकल्स हैं, है ना, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पास भी चार्जेस रहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहता है। तो इधर क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो आप ये देखोगे कि सर इनका जो शेप था, है ना, जो पार्टिकल का शेप था वो स्फेरिकल ना होकर, अब मान के चलो प्लस इधर आ गया माइनस इधर आ गया, तो प्लस वाला इधर खींच रहा है माइनस वाला इधर खींच रहा है। तो आप बताओ क्या इसका जो शेप है वो इस तरह से ना रहकर क्या ऐसे नहीं हो जाएगा ओवल टाइप में, जैसे अंडे का शेप होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, जब एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है तो ये थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ड्यू टू दैट इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। और इसी नेचर को हम कहते हैं पोलराइजेशन। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, कि व्हेन अ पार्टिकल,
ठीक है, या ऐसे कहोगे व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच रख देंगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका शेप स्फेरिकल से कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे ओवल हो जाएगा, ये शेप चेंज हो जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसी को हम कहते हैं कि ये पोलराइजेशन है। अब जब पोलराइजेशन होता है तो ध्यान से सुनो, क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे इंक्रीज होता है, तो आप बोलोगे, इसको रफ करते हैं भाई, आप बोलोगे सर जी यहां पर क्या है, ये एक क्या है, कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर, तो प्लस से माइनस इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब आप बोलोगे सर जी एक इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से बनेगा, इधर आ जाएगा माइनस का चार्ज और इधर आ जाएगा प्लस का चार्ज, क्योंकि माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस वाला माइनस को, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, किसके अंदर सर जी, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर। और एक मेन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बन रहा था, आप बोलोगे सर जी इसका कैपेसिटर का। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E माइनस ई डैश हो गया, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप बोलोगे सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। अब E इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल, अभी पढ़ा था ना, E इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहीं से E इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल, तो अगर E डिक्रीज हो रहा है तो V डिक्रीज होगा, और अगर V डिक्रीज होगा तो C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन V से V क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर V डिक्रीज होगा तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर C इंक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हेंस C जो है प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के कांस्टेंट के। बात समझ में आ गई, तीनों चीजें पोलराइजेशन वगैरह, डिस्टेंस, एरिया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किस तरह से अपना इफेक्ट डालते हैं, एंड द पोलराइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डेरिवेशन है। कौन कौन से डेरिवेशन है, आप बोलोगे सर जी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड दूसरा बोलोगे सर कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच रख देंगे तो क्या होगा उसका कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट, एंड ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है भाई, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d है, एंड दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो सेम है a। बात क्लियर हो गई, आप बोलोगे हाँ जी सर, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इन प्लेटों के बीच। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां से आया ये, गॉस थ्योरम से, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है जिसकी वैल्यू होती है Q अपॉन A, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है भाई, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो रहा है। तो आप बोलोगे देन पोटेंशियल, ठीक है जी, देन पोटेंशियल बिटवीन प्लेट, तो प्लेट के बीच पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू V अपॉन D, पढ़ा है ना अभी आप लोगों ने भाई, E इज इक्वल्स टू V अपॉन L, लेकिन यहाँ L नहीं है, यहाँ क्या है सर जी, D है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है, D, तो V इज इक्वल्स टू E इंटू D, V इज इक्वल्स टू E की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। देन कैपेसिटेंस कितना होगा, आप बोलोगे C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, भाई V की वैल्यू पुट कर दो, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V कितना है, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये हो गया टोटल कैपेसिटेंस। अब मान लो कि इसके बीच इफ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है जी, इफ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बिटवीन प्लेट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भरा हुआ है, इसको C नॉट मान लो, एयर के लिए कितनी है C नॉट, तो देन C इज इक्वल्स टू हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि C जो है प्रोपोर्शनल होता है K के। अब दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो C अपॉन C नॉट इज इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो यहां से निकल कर आएगा कि C इज इक्वल्स टू K C नॉट, C इज इक्वल्स टू K C नॉट। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का, जो कि बहुत हेल्पफुल करेगा आप लोगों के न्यूमेरिकल में। ठीक है, न्यूमेरिकल में सीधे सीधे यहां से पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों को अगर इसका न्यूमेरिकल देखना है तो जाओ, मैंने इसकी न्यूमेरिकल की एक वन शॉट बना रखी है, वो आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर सर्च कर लेना, वहां पहली प्लेलिस्ट आपकी यही होगी। ठीक है, कैपेसिटेंस को लेकर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एकदम बढ़िया से, अगर समझ में आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम चलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट of width T is placed between the parallel plate capacitor।
ठीक है, चलो क्वेश्चन आप लोगों को डेरिवेशन जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, किसका कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ विड्थ t इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। इसको समझो आराम से भाई, मान लो हमारे पास ये क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर प्लस क्यू एंड यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। इसकी टोटल डिस्टेंस हुआ करती थी d, हुआ करती थी, व्हाट आई सेइंग दैट यू हैव टू नोटिस दैट। अब हमने क्या किया, इसके बीच में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया विच इज द विड्थ t, जो कितनी विड्थ का है t, एंड इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है k। अब जब इसकी विड्थ है t, अब t हिस्सा इसने ले लिया, पहले कितनी हुआ करती थी d, t ले लिया इसने, तो अब कितनी बची, आप बोलोगे d माइनस टी। कितनी बची, d माइनस टी। अब यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच एंड दूसरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बीच। तो दो जगह पर क्या होंगे, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे। देन जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ कैपेसिटर, तो वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस, यानी ऐसे लिख लो E इज इक्वल्स टू ई नॉट। ई नॉट मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एंड ई के मीन्स किसका भैया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है, देन E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देन आप बोलोगे देन पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी पोटेंशियल होता है V इज इक्वल्स टू E इंटू डी माइनस टी एयर में और प्लस E इंटू टी किसमें, आप बोलोगे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में। तो V हो गया सर जी E नॉट की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। क्या चीज कॉमन है, आप बोलोगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो गया टोटल पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस कितना होता है, Q अपॉन V होता है। आप यहां पुट कर दोगे, बोलोगे सर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, Q से Q हो गया, तो C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। ये टोटल क्या हो गया, इसका कैपेसिटेंस निकल के आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये टोटल कैपेसिटेंस निकल के आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे नहीं। अब हम एक टॉपिक और बच रहा है भाई इसमें, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ और दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बहुत आसानी से समझाते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या है। एक्चुअली आप कह रहे हो कि जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में हमें वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क डन क्या बन जाता है, आप बोलोगे सर एनर्जी बन जाती है। तो लेट्स डू इट। तो मान लो कि हम एक कैपेसिटर को यहां से चार्ज कर रहे हैं, हम बाई ग्राफ इसको बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाय ग्राफ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ क्या है इसका पोटेंशियल और सॉरी चार्ज है, और यहाँ क्या है इसका पोटेंशियल है। तो एट सम टाइम कि जैसे जैसे हम चार्ज देंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, एंड आफ्टर सम टाइम जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा सर जी, एक टाइम पर जाकर चार्ज लेना वो बंद कर देगा। तो दैट इज द ABC। अब ABC क्या है सर जी, तो हम लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्या है ये जल्दी बता दो, क्या ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू हो जाता है सर जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, बेस कितना है Q और हाइट कितना है सर जी V। अब हमें पता है सर Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। तो U इज इक्वल्स टू हाफ CV इंटू V, तो U इज इक्वल्स टू हो गया हाफ CV स्क्वायर। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो जो टोटल वर्क डन होता है, ठीक है, जो भी टोटल वर्क डन होता है जो चार्ज को स्टोर करने में यूज होता है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कैसा लग रहा है भाई, अगर मजा आ रहा है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि सर हाँ बेहतर तरीके से रिवीजन करा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जितना भी सारा इस चैप्टर का हमने पूरा का पूरा ऐसे मान लो निचोड़ रख के रख दिया भाई आप लोगों के सामने कि हाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। जो भी सारी चीजें हैं कम टाइम में सारी बेहतरीन तरीके से रिवाइज करवा दी आपको। अब तो एक लाइक बनता है ना, फटाफट से लाइक ठोक दो जल्दी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन।
आप बोलोगे सर हमारे पास में 3 कैपेसिटर है, दैट इज C1, दैट इज C2, दैट इज C3। अब हमने C1 को प्लस क्यों चार्ज दिया तो इस पर माइनस क्यों आ गया, और बाहर कैसा था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला इस वायर के थ्रू किस पर पहुंच गया, इस वाले पर, फिर इधर आ गया नेगेटिव, फिर बाहर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव इस वायर के थ्रू इसके पॉजिटिव पर, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ से। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन। अब इन सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है जल्दी बता दो। आप बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन पर जो चार्ज होता है इज सेम, जो चार्ज है वो सेम है, बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो लेट द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1, V2 एंड V3 है। टोटल पोटेंशियल आपने लेट कर लिया कि V1, V2, V3 है। देन V इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन C, देन V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C3। देन सबको जब आप ऐड करोगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो Q अपॉन C इक्वल्स टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। आप बोलोगे सर क्यों हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, क्यों से क्यों कैंसिल हो जाने के बाद 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, इस तरह से क्या निकल कर आ जाएगा। आप बोलोगे सर जी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं हिंट आपको देता हूं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सारे कैपेसिटेंस का 1 पॉइंट किसी एक पॉइंट से एंड सेकंड पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सभी का सेम होता है, बट द चार्ज वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज को गेट करते हैं, तो सभी का चार्ज यहां पर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अब की बार हमें क्या निकालना है, चार्ज, और चार्ज के अकॉर्डिंग जब निकालोगे तो टोटल आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जब तक नहीं आता तब तक आपका गलत है, अगर ये आ जाता है देन आपने सही किया है। और किन किन बच्चों का सही किया है ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। कैसी लगी वन शॉट ये भी आप मुझे बताओ। अगर मजा आया हो, सारी चीजें रिवाइज हो गई हो बेहतरीन तरीके से, तो एक बार थम्स अप करके और मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसी रही ये वाली वन शॉट। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखिएगा भाई साहब।